गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बात करता हूं पॉलिटी की। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूं सब्जेक्ट बेस्ड जो अपना है मैटर कि भारत के संविधान वाला, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में आईजीपी, यानी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, यानी इस पर बात करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले सर्वप्रथम ये बात करेंगे फर्स्ट में कि जो शुरुआत जो इसकी होती है वो होती है हमारे संविधान निर्माण से। यानी एक कहानी हो जाती है लंबी कि संविधान, भारत का जो संविधान बना वो किस तरीके से बना, किस योजना के अनुसार बना, वो बहुत सारा मैटर हो जाता है। और हमने देखा कि भारत का संविधान जो बना उसमें कई जो व्यक्ति हैं या फिर हमारे जो जितने ऑथेंटिक्स हैं जो बुक्स हैं उसमें बताया गया है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान का निर्माण में। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत के जो निर्माण में जो समय लगा, ये समय हम ये मान के चलें कि कई सालों की मेहनत है। और हम बात करें एक्ट पर, जो अधिनियम है हमारे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं शुरू में देखते हैं कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट से ही ये माना जाता है कि भारत में एक संवैधानिक विकास कार्यक्रम चालू हो गया था। और वहाँ से हमने ये स्टार्ट कर दिया था कि हमने नहीं, हम देखते हैं कि हम भारत एक डोमिनियन था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने वहाँ पर जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। तो हम भारत के संविधान की जो नींव की बात करें या उसकी उत्पत्ति की बात करें कि कैसे हुआ, तो ये बहुत एक विकास क्रम हो जाता है, बहुत लंबा। तो देखिए, इसी क्रम में आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से जो हमारे एक्ट थे, उन एक्ट में जो चेंजेस किया गया था, एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चल रहा था वहाँ पर एक नियंत्रण ला दिया गया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उस एक्ट का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, एक्ट देखिए फ्रेंड्स, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही आपको यहाँ पर ये पता लग रहा होगा फ्रेंड्स कि रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको इस टॉपिक को इतना इजी बना दूंगा, और जैसे मैंने आपको ट्रिकी सेशन में भी कहा है कि कर लो पॉलिटी मुट्ठी में, तो बिल्कुल आप ये देखिए पॉलिटिकल साइंस आपकी मुट्ठी में होगी। इतना कोरिलेट करूँगा इसको मैं एक फ्रेंडली तौर पर, और ये मान के चलिए कि इतना इजी बना दूंगा इस पॉलिटी को कि आप ये सारी पॉलिटी आपके मुट्ठी में होगी। देखिए कैसे रेगुलेटिंग एक्ट जानने के लिए आप देखना कि हम जनरली देखते हैं कि हमारे घर में सबके फैन होते हैं, तो उसके लिए एक रेगुलेटर भी होता है। और वो जो रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर काम क्या करता है फ्रेंड्स कि उस फैन की जो स्पीड होती है उस स्पीड को कंट्रोल करता है, नियमित करता है। तो हम ये देखते हैं कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसके पीछे रीजन क्या था कि हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, यानी व्यापार करने के लिए आई थी। इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। 1773 पर हम बात कर रहे हैं तो कि एक 1591 में एक अंग्रेज यात्री रोल्फ पिच भारत और ब्रह्मांड की यात्रा कर इंग्लैंड पहुंचा। और जब वो ब्रह्मांड और भारत की यात्रा करके इंग्लैंड गया, कहाँ गया? इंग्लैंड वापस। तो इंग्लैंड जाकर उसने भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी, उस आर्थिक संपन्नता के बारे में इंग्लैंड वासियों को बताया, और बताया कि समकालीन विश्व में अकबर सबसे धनी व्यक्ति है। यानी उसने देखी थी कि अकबर के समय में आया था, तो अकबर की जो उसने संपन्नता थी देखी थी, ये चीज़ ब्रिटेन में जाकर उसने बताई, तो सभी लोगों में उत्सुकता होगी। और हम ये देखें कि सर्वाधिक जो उत्सुकता हुई थी, वो सर्वाधिक उत्सुकता हुई थी व्यापारी वर्ग में। सभी व्यापारियों ने देखा कि इतना विश्व में इतना धनी व्यक्ति है, तो उन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर
31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में 100 व्यक्तियों ने मिलकर एक कंपनी का गठन किया गया, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 100 व्यक्तियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए फ्रेंड्स, और इसी दिन हम ये देखते हैं कि वहाँ की जो महारानी थी इंग्लैंड की, एलिजाबेथ प्रथम ने इन व्यापारी समूह को एक हस्ताक्षरित चार्टर इनको दिया और 15 वर्षों के लिए भारत, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार करने की अनुमति इन्हें दे दी गई। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आती है, तो उसके साथ हमने देखा कि ये भारत की जो राजनीति थी, उस राजनीति में इतनी इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि हमने देखा कि एक प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जो हम बात करते हैं 1757 की, और एक बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। इन दो युद्धों के माध्यम से जहां पर ब्रिटिश अंग्रेज जीते थे और उन्होंने अपने जो पैर थे वो पैर पसार लिए थे। हम ये देखते हैं कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सभी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी उद्योग स्थापित कर लिए थे। आगे हम बात करते हैं कि ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से मूल रूप से हम पहले तो ये जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, कि इस एक्ट को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया जाए। थोड़ी सी बात और मैं करता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, व्यापार के साथ साथ राजनीति में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने ये देखा कि कहीं ना कहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी इतने पावरफुल नहीं हो जाएं कि वो फिर ब्रिटेन की संसद पर अपना प्रभाव जमाने लग जाएं। तो इसीलिए, और साथ में ये भी देखा गया था कि भारत की जो जनता थी, उस जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, उनसे रिश्वत ली जा रही थी, उपहार ग्रहण किए जा रहे थे। तो ये कई सारी बातें हो गई थी जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं, हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को कहीं ना कहीं हम क्या करें, नियमित करें, नियंत्रित करें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस 73 के एक्ट के मेन उद्देश्य क्या थे? मेन की बात करते हैं फ्रेंड्स। होता क्या है कि हमने ये देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, उन कार्य को नियमित और नियंत्रित कर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विश्वास पात्र संस्था बनाना था। क्या बनाना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विश्वास पात्र संस्था बनाना था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के अनुसार अपने कार्यों को संपादित कर सके। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर कंपनी विवाद जो बढ़ गया था, उस कंपनी विवाद का सुलझाना, यानी उस कंपनी विवाद को समाप्त करना। ब्रिटेन में कंपनी विवाद को सुलझाना। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो ये 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, इसमें हमने और ये चीज़ देखी कि कंपनी के जो अधिकारी थे, वो कंपनी के अधिकारी एक स्वच्छंद हो गए थे। स्वच्छंद का मतलब ये होता है कि उन पर वहाँ पर नियंत्रण नहीं था। वो जैसे मन माने जो टैक्स लगाना,
भारत की जनता थी, उस भारत की जनता से रिश्वत लेना, इस तरह की गतिविधियां हो रही थी। प्रदेशों की जो बागडोर थी वो वहाँ का जो सेवकों के ऊपर आ गई थी, और हमने ये देखा कि वो सेवक अपनी मन मर्जी से वहाँ उन पर कर लगा रहे थे। यानी एक ही धुन सवार थी उनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत से धन लूटा जाए और उसे ब्रिटेन लेकर जाया जाए। साथ ही हमने देखा फ्रेंड्स कि ब्रिटेन के अंदर यानी जो दूसरा जो वर्ग था, उन वर्ग में और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, इनके बीच में एक मतभेद होने लग गया था। ब्रिटिश सरकार को कहीं ये डर हो गया था कि कहीं ये कर्मचारी इतने पावरफुल नहीं हो जाएं कि ये ब्रिटिश संसद में ही अपना प्रभुत्व कायम कर लें। तो एक ब्रिटिश सरकार को ये भय था कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी यहाँ पर आकर अपना प्रभावशाली संसद में नहीं दिखाएं, ताकि इस तरह के जो विवाद उत्पन्न हो रहे थे, उस विवाद को समाधान इस 1773 के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था फ्रेंड्स, उसमें कुछ बातें और हमारे सामने निकल कर आती है, जिसमें हम ये देखते हैं इसमें फर्स्ट ये निकल के आती है कि फ्रेंड्स कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक संवैधानिक सुधार के लिए लाया गया था। यानी एक संवैधानिक सुधार, और ये मान के चलिए कि ब्रिटिश सरकार का एक पहला कदम था सुधार का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, कि कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित कर लें। दूसरी बात हमने देखी कि यहाँ पर कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली यहाँ पर। और हम ये देखते हैं इसके अंदर कि एक केंद्रीय शासन की स्थापना होती है। केंद्रीय शासन की स्थापना फ्रेंड्स, केंद्रीय शासन का तात्पर्य हम ये समझ सकते हैं कि अब यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक ब्रिटिश राज परिवार की सत्ता होगी। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें और कोई विशेषताएं निकल कर हमारे सामने आती हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कंपनी शासन के लिए एक जो लिखित संविधान है, वो इस लिखित संविधान इसके माध्यम से ही हमें प्राप्त हुआ। कंपनी शासन के लिए लिखित संविधान प्राप्त होता है। आगे हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ बातें और थी। बंगाल में जो गवर्नर का पद था, वो गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। और आगे देखते हैं कि बॉम्बे और मद्रास, इन बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, इन गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आगे फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि इसी 1773 के एक्ट के अंतर्गत 1774 में फोर्ट विलियम
कलकत्ता। कलकत्ता में एपेक्स कोर्ट के रूप में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा कि जो इसमें जो संख्या थी वो थी 1+3, यानी एक सर्वोच्च न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च जो न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ये सीजे थे। और जो 3 जो थे यहाँ पर अन्य न्यायाधीश, उन 3 अन्य न्यायाधीश के नाम थे हाइड, लिमेस्टर और चेम्बर्स। यानी 1774 में इस एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि एक एपेक्स कोर्ट के रूप में वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उसमें एक जो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, 3 साथ में हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, जिसमें हाइड हैं, लिमेस्टर हैं और चेम्बर्स हैं। फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं कि ये जो गवर्नर जनरल थे, इन गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिससे कंपनी शासन पर सशक्त नियंत्रण हो गया। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से हम देखा कि कंपनी के जो कार्य थे इस पर एक सशक्त नियंत्रण आ गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था कि कंपनी के कार्य को नियंत्रित करता था, और ये जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ये कंपनी के कार्य को नियमित करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो क्या करता था? नियंत्रण करता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि इसी एक्ट के माध्यम से 1773 के माध्यम से कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये कोई निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे। निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे। ठीक है, साथ ही भारतीयों से किसी प्रकार का उपहार ग्रहण नहीं करेंगे, न ही उनसे रिश्वत लेंगे। आगे हमें देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने ये देखा कि अब 1773 के माध्यम से ही जो कंपनी के नागरिक संबंधी, सैन्य संबंधी और राजस्व संबंधी जो मामले थे, इनकी पूरी सूचना ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये कई सारे फैक्ट्स थे, कई सारी ऐसी बातें थी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाई गई थी ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो ये 1773 का एक्ट लाया गया, आई होप आपको मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है।
इसी तरीके के जो आगे के जो अधिनियम हैं, उन अधिनियमों को भी मैं एक सरल भाषा में आपके सामने रखता रहूँगा। अगर आपको इस एक्ट से संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको वहाँ जाकर उसे ज्वाइन करना है। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, उसको शेयर करना है। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य ये है कि ये जितनी भी जो पॉलिटी है, बच्चों को ये लगता है कि बहुत ही टिपिकल चीज़ है, लेकिन उसको आसान बना देना। और जो मैंने आपसे ट्रिकी सेशन में कहा था कि कर लो पॉलिटिकल मुट्ठी में, तो उसी से संबंधित मैं इसको इतना सरल बना दूंगा कि आगने वाले जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, उस कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं कर सको। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव और आपके सिलेबस से रिलेटेड जो कंटेंट है मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा और आपको आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।